अध्याय 2021। अगर धोखे के लिए स्तर हैं तो वांग टेंग एक ग्रैंड मास्टर होगा। 2 अन्य 3 काली छायाएं अचानक काली रोशनी की 3 धारियों में बदल गईं और तेजी से बंधी हुई काली आकृति की ओर बढ़ीं। हम वांग तेंग की नज़र तेज हो गई। काली रोशनी की 3 धारियां तुरंत ही बंधी हुई काली आकृति के शरीर में प्रवेश कर गईं, जिससे उसमें और भी अधिक भयानक और अशुभ शक्ति उत्पन्न हो गई। बूम बूम बूम। जैसे ही काले रंग की आकृति का शरीर फैला, धागे के टूटने की आवाज गूंजने लगी, जो लगभग 4 से 5 मीटर ऊंची एक विशाल काली आकृति में बदल गई। इस काले रंग के सिलहूट में कोई चेहरा नहीं था, ये पूरी तरह से काला था, एक छाया जैसा लग रहा था। यही कारण है कि वांग टेंग और अन्य लोग पहले इसे देखने में असमर्थ थे। जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता गया, इसके सिर पर एक विशाल मुंह खुल गया, जिसमें दांतेदार, तीखे दांत भरे हुए थे, जिससे यह अत्यंत भयावह दिखाई देने लगा। वह क्या है? गुआंग्यू, वान डोंग और अन्य लोग चकित थे। वे भयभीत थे। वे महसूस कर सकते थे कि अंधेरे आकृति से निकलने वाली अत्यधिक अशुभ शक्ति अत्यंत भयानक हो गई थी। यहाँ तक कि स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं के रूप में भी वे बेचैनी की भावना का अनुभव करने से खुद को नहीं रोक पाए। अशुभ शक्ति ने उस काली आकृति के चारों ओर एक धुंध बना दी, जिसने उसके अंगों और शरीर को ढक लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह ऐसा कर सकता है, वांग टेंग ने आश्चर्य व्यक्त किया, फिर अपनी नज़र गुआंग्यू और अन्य लोगों की ओर घुमाते हुए कहा, वरिष्ठ गुआंग्यू, अब आपकी बारी है। गुआंग्यू ने भावशून्य चेहरे से वांग टेंग की ओर देखा। वरिष्ठ, आपकी टीम बहुत मजबूत है और केवल आप ही इस काले व्यक्ति से निपट सकते हैं, वांग टेंग ने कहा। जल्दी करो, इसे पकड़ो, ये पूरी तरह से तुम्हारा है। अपने साथियों को इसे संभालने क्यों नहीं देते? गुआंग्यू ने वांग टेंग को घूरते हुए कहा, उसकी आवाज़ में व्यंग्य भरा हुआ था। हमारी 7वीं तारकीय अकादमी पर्याप्त मजबूत नहीं है, वांग टेंग ने कहा। गुआंग्यू को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने पैर पर पत्थर मार लिया हो, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से उनकी 7वीं तारकीय अकादमी के प्रति उसकी पिछली उपेक्षा का मजाक उड़ा रहा था। हालांकि उन्होंने यह बात जोर से नहीं कही, लेकिन उनके हाव भाव से यह बात स्पष्ट हो गई। वान डोंग और अन्य लोगों ने दूसरे पक्ष के निराश चेहरे को देखकर अप्रत्याशित रूप से संतुष्टि की भावना महसूस की। इस समय वह काली आकृति पूरी तरह से फट चुकी थी और ऊपर से नीचे कूदते हुए दहाड़ रही थी। चलो एक साथ हमला करते हैं। गुआंग्यू का चेहरा बदल गया और वह जल्दी से चिल्लाया। माफ करें सीनियर, लेकिन हम वाकई इसे संभाल नहीं सकते, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक उनकी आंखों के सामने का दृश्य नाटकीय रूप से बदल गया, क्योंकि एक सुनहरी दीवार तेजी से खड़ी हो गई। यह एक आध्यात्मिक भूल भुलैया थी और हर परिवर्तन वांग टेंग के नियंत्रण में था। गुआंग्यू की अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई और वह नवनिर्मित दीवार की ओर दौड़ा और उस पर जोरदार मुक्का मारा। धमाका। आध्यात्मिक शक्ति द्वारा बनाई गई दीवार तुरंत टूट गई, लेकिन वांग टेंग और अन्य लोग बहुत पहले ही गायब हो गए थे। तुम बदमाशों, मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? गुआंग्यू गुस्से में था। गर्जन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह काली आकृति आसमान से नीचे आए और अशुभ शक्ति ने काली लताएं बनाई जो गुआंग्यू और अन्य लोगों की ओर बढ़ीं। धत्तेरी की। वांग टेंग, मुझे तुम्हें खोजने मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर कर दूंगी। ये बहुत ज्यादा है। अल्पविराम। गुआंग्यू की टीम के स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा बहुत गुस्से में थे। वे वांग टेंग को जोर जोर से डांट रहे थे और उसके खिलाफ द्वेष रख रहे थे, साथ ही वे अंधेरे आकृति के हमलों से बचने की कोशिश कर रहे थे। वे कुछ समय पहले ही कई अंधकार में आकृतियों के घेरे से बचकर निकलने में सफल हुए थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे पुनः उसी मुसीबत में फंस गए हैं। भाग्य सचमुच बहुत अस्थिर हो सकता है। दूसरी ओर वांग टेंग और उनका समूह आध्यात्मिक भूल भुलैया के भीतर खड़ा था और दूर से गुआंग्यू की टीम को अंधेरे आकृति से लड़ते हुए देख रहा था। वांग टेंग ने भूल भुलैया की दीवारों को पारदर्शी बना दिया था, जिससे वे दूरी पर क्या हो रहा है ये देख सकें। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके कुछ मेजें और कुर्सियां मंगवाईं, फल रखे और सभी को बैठकर नाश्ता करते हुए शो देखने को कहा। क्या हमारे लिए ऐसा करना ठीक है? वू चेंग खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। इसमें गलत क्या है? वे शुरू से ही हमारा इस्तेमाल करना चाहते थे। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। वांग टेंग जूनियर सही कह रहे हैं। उन्होंने हमें शुरू से ही कई अंधेरे किरदारों के बारे में नहीं बताया। वे हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। सौभाग्य से वांग टेंग जूनियर ने समय रहते उनकी साजिश को समझ लिया। आप वाकई बहुत प्रतिभाशाली हैं, गिगडोर ने प्रशंसा की बौछार करने का अवसर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वान डोंग और अन्य लोग इस बात के आदी हो चुके थे और इस पर टिप्पणी करने से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें थोड़ी देर लड़ने दो और हम बाद में प्रवेश करेंगे, वांग टेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसके अलावा अगर मेरा अनुमान सही है तो आसपास सिर्फ ये 4 काले आंकड़े ही नहीं हैं। क्या आप उनके शोरगुल का उपयोग अन्य अंधेरे आकृतियों को बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं?
वान डोंग को एहसास हुआ। सभी लोग वांग टेंग को अजीब नज़रों से देखने लगे। यह आदमी बहुत ही कुटिल था। गुआंग यू और अन्य लोगों के साथ संभवतः धोखा होने वाला था। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, यह विचार सीनियर वान डोंग ने सुझाया था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वांग टेंग ने उसे टाल दिया। सभी लोग अवाक होकर उसकी ओर देखने लगे। क्या आपको लगता है कि हम आप पर विश्वास करेंगे? मैं कसम खाता हूँ, मैं एक सरल दिमाग वाला व्यक्ति हूँ, इतने सारे विचार रखने में सक्षम नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, वांग टेंग ने जोर देकर कहा जब उन्होंने देखा कि वे असंतुष्ट लग रहे थे। वान डोंग और अन्य लोग उसकी गंभीर मुद्रा देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं सके। उस समय गुआंग यू की टीम की डार्क फिगर के साथ लड़ाई तेज हो गई थी। डार्क फिगर बेहद दुर्जय साबित हो रही थी, खासकर 4 मर्ज किए गए डार्क शैडो की शक्ति को अवशोषित करने के बाद। यह एक ईल की तरह चलती थी जिससे इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता था और शारीरिक हमलों का कोई खास असर नहीं होता था। वांग टेंग केवल एक दर्शक नहीं था, वह अपनी आगामी भागीदारी की तैयारी के लिए उस काले व्यक्ति की विभिन्न विशेषताओं का विश्लेषण करने में व्यस्त था। जल्दी देखो, गिगडोर ने अचानक एक निश्चित दिशा की ओर इशारा करते हुए चौंक कर कहा। समूह तुरंत देखने के लिए मुड़ा। अचानक इमारतों के बीच की दरारों से छायाएं उभरने लगीं और उस दिशा की ओर बढ़ने लगी जहां गुआंग यू की टीम लड़ रही थी। इतनी सारी परछाइयां, उनकी संख्या इतनी अधिक कैसे हो सकती है? वान डोंग और अन्य लोग बहुत चिंतित थे, उनके चेहरे पर अत्यंत गंभीरता आ गई थी। तौर पर गिनती करने पर पता चला कि इन छायाओं की संख्या कम से कम 2 से 3 दर्जन थी, जो उनकी ओर दौड़ रही थीं, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो रही थी। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ये परछाइयां बहुत ही डरावनी थीं। उनके पास कोई चेहरा नहीं था, वे अंधेरे में बिना चेहरे वाली चीज़ों की तरह लग रहे थे, फिर भी वे दूसरों को ऐसे देख पा रहे थे जैसे कि उनके पास अदृश्य आंखें हों जो उन्हें देख रही हों। ये बेहद अजीब था। प्रारंभ में वांग टेंग और उनके समूह को ऐसा लगा कि कोई छाया में छिपा हुआ है और संभवतः यही छायाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। रानी ने कहा, इतने सारे काले व्यक्तित्वों के साथ यदि वे एक हो जाएं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। आप सही कह रहे हैं, इसलिए हम उन्हें एक दूसरे में विलीन नहीं होने दे सकते। वांग टेंग खड़ा हो गया, उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही थी जिससे उनके चारों ओर की आध्यात्मिक भूलभुलैया बदल रही थी। धमाका, आध्यात्मिक शक्ति की दीवारें खड़ी हो गईं और अंधेरी छायाओं का मार्ग अवरुद्ध हो गया। 2 से 3 दर्जन छायाओं को प्रभावी ढंग से अलग कर दिया गया। इस घटनाक्रम से अचंभित होकर काली छायाएं उन्माद में आ गईं और सभी दिशाओं से हमले शुरू कर दिए। आध्यात्मिक भूलभुलैया की पेचीदगियां अब स्पष्ट थीं। जब तक वे पूरी भूलभुलैया को नष्ट नहीं कर देते तब तक इसके अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे और भूलभुलैया के प्रभाव से लगातार प्रभावित होते रहेंगे। जबकि अधिकांश अंधेरी छायाएं भूलभुलैया द्वारा अवरुद्ध थीं, उनमें से 3 से 4 अभी भी गुआंग यू की टीम की ओर बढ़ने में कामयाब रहे। वांग टेंग का इरादा यही था, 4 काली छायाओं को संयोजित करना गुआंग यू और उसकी टीम के लिए बच्चों का खेल था, इसलिए वांग टेंग ने कठिनाई का स्तर बढ़ाने का निर्णय लिया। दूर से वांग टेंग द्वारा निर्देशित 4 अंधेरे आकृतियां करीब आ गईं, जिससे गुआंग यू और उनकी टीम पर दबाव बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, गर्जन, वह विशालकाय काली आकृति क्रोध से दहाड़ने लगी। 4 काली परछाइयां सीधे उसके शरीर पर टूट पड़ीं। धमाका, एक गगनभेदी गर्जना गूंजी जब एक घनी और भयानक अशुभ शक्ति बाहर निकली। विशाल काली आकृति एक बार फिर फैल गई, जो अपनी आरंभिक 4 से 5 मीटर की ऊंचाई से बढ़कर 10 मीटर ऊंची हो गई। इसकी विशाल उपस्थिति दमन की स्पष्ट भावना को प्रकट करती थी। गर्जन, काली आकृति गुआंग यू और उसकी टीम की ओर हिंसक रूप से बढ़ी और उसकी अशुभ शक्ति उसके शरीर से निकली, जिससे काले रंग की लताएं बन गईं, जो आगे की ओर बढ़ गईं। धमाका, गुआंग यू और उसकी टीम ने अपने हमले तेज कर दिए। ब्लेड और तलवार की ऊर्जा और भूसे की लहरें काली आकृति पर बरसने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने उसे अपने में समाहित कर लिया है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनके हमलों का कोई खास असर नहीं हुआ। इन हमलों से पीछे हटने के बावजूद काली आकृति ने तुरंत वापसी की। इससे भी ज्यादा अप्रत्याशित बात यह थी कि काली आकृति ने भी मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी में एक भयावह आभा थी जो एक छायादार मुट्ठी के निशान में बदल गई, जिसे उसने गुआंग यू और उसकी टीम की ओर निर्देशित किया। धमाका, गुआंग यू और उसकी टीम के हाव भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने हमले का विरोध करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ जब उस अशुभ मुट्ठी के निशान ने उनकी ताकत की रक्षा को भेद दिया और उन्हें जोरदार तरीके से मारा। वह कैसे संभव है? गुआंग यू और उनकी टीम पूरी तरह से अविश्वसनीय दिख रही थी। वे समय रहते हमले से बच नहीं पाए और वे उड़ गए। छींटे, उनके मुंह से तुरंत खून बहने लगा। उनके चेहरों पर एक गहरा नीलापन छा गया और उनके शरीर अनायास ही कांपने लगे। बहुत ठंड है, इस मुट्ठी के निशान में कुछ गड़बड़ है। गुआंग यू की अभिव्यक्ति गंभीर और भय से भरी थी। उसने महसूस किया कि एक अजीब शक्ति उसके शरीर में दौड़ रही है, जिसके कारण उसका बल संचार धीमा पड़ गया।
ये शक्ति उसकी चेतना पर भी आक्रमण कर रही थी, मानो वह उसकी आत्मा और जीवन की उत्पत्ति को अवरुद्ध कर देना चाहती हो। चाहे उसने अपनी शक्ति को कितनी भी कोशिश कर ली हो, वह उसे बाहर नहीं निकाल सका। इस काले व्यक्ति की क्षमताओं के कारण वह पूरी तरह असहाय महसूस करने लगा। न केवल उसे, बल्कि अन्य लोगों को भी इस अत्यंत कष्टकारी शक्ति की गंभीरता का एहसास हुआ और उनके चेहरे सदमे से भर गए। वांग टेंग, गुआंग यू ने गुस्से से दहाड़ लगाए। उसे शुरू से ही संदेह था कि इसमें वांग टेंग का हाथ है, लेकिन उन्हें इस पर बात करने का समय नहीं मिला जब तक कि वे काली आकृति से घायल नहीं हो गए, जिसने आखिरकार उसके गुस्से को भड़का दिया। क्या? वांग टेंग की आवाज़ आध्यात्मिक भूलभुलैया में गूंजी, एक अस्पष्ट दिशा से आ रही थी और इसकी एक प्रतिध्वनि भी थी। क्या क्या क्या? गुआंग यू के माथे की नसें धड़कने लगी और उसे लगा कि वह पागल होने वाला है। क्यों से उनका क्या मतलब था? क्या वह उसे बुला रहा था? नहीं, वह उस कमीने को बुला रहा था, लेकिन वह इस तरह का जवाब नहीं सुनना चाहता था। वरिष्ठ, क्या आपको कुछ चाहिए? वांग टेंग की आवाज़ फिर से आई, जो चारों ओर से गूंज रही थी। गुआंग यू और बाकी लोग हताश हो गए, गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वह ठंडे स्वर में बोला, वांग टेंग, तुमने क्या किया? वरिष्ठ, मैंने क्या किया? वांग टेंग ने अनभिज्ञता प्रकट की। बकवास बंद करो। क्या तुम ही उन परछाइयों को यहाँ लाए हो? तुम यह अच्छी तरह जानते हो। ये काली आकृति 8 काली आकृतियों में विलीन हो गई है और इसकी शक्ति बहुत भयानक है। अगर तुम चाहते हो कि हम सब यहीं मर जाएं, तो आगे बढ़ो और शो का मजा लो, गुआंग यू ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, सीनियर, वांग टेंग ने उत्तर दिया। मैं 8%। गुआंग यू का गला लगभग रुक गया, उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया, उसकी छाती धड़कने लगी। ठीक से आपका क्या मतलब है? इन सब के बाद, आप बस ठीक है कहकर जवाब देते हैं। N0V3 लिमिटेड 0 वे ने N0V3LN पर इस अध्याय के विमोचन के लिए मूल मेजबान के रूप में कार्य किया। ठीक है, कहने की बात तो छोड़ो। उसे यह जवाब नहीं चाहिए था। उसे मदद के लिए किसी की जरूरत थी। दूसरी तरफ, वान डोंग और बाकी लोग आखिरकार वांग टेंग की धूर्तता की असली हद को समझने लगे थे। वे उसे अजीब भावों से देखते रहे, उन्हें एहसास हुआ कि उसने कुछ ही वाक्यों से गुआंग यू को क्रोधित कर दिया था। ऐसा कौशल वास्तव में असाधारण था। यदि धोखे के लिए कोई स्तर होते, तो वांग टेंग ग्रैंड मास्टर होता। वांग टेंग ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि दूसरे क्या सोच रहे थे, तथा उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके चुपचाप उन विशेष बुलबुले को एकत्रित कर लिया जो उस स्थान पर गिरे थे जहां गुआंग यू और उसकी टीम लड़ रही थी। ये वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। छाया शक्ति तारांकन 220, छाया शक्ति तारांकन 300, छाया प्रतिभा तारांकन 100, छाया शक्ति तारांकन 250। अल्पविराम। सचमुच एक छाया प्रतिभा है। वांग टेंग की आंखें उत्साह से चमक उठी और उसका दिल खुशी से भर गया। यदि धोखे के लिए स्तर हैं, तो वांग टेंग एक ग्रैंड मास्टर होगा। 4। यद्यपि उसने छाया प्रतिभा विशेषता के केवल 100 अंक ही प्राप्त किए थे, फिर भी उसकी वर्तमान स्थिति में यह उसके लिए पर्याप्त था। इस प्रतिभा के साथ, वह अब काले आकृति की छाया शक्ति से डरता नहीं था। जैसे ही छाया प्रतिभा उसके शरीर में विलीन हुई, वांग टेंग को आत्मज्ञान की अनुभूति हुई और उसने वास्तव में इस प्रतिभा की असीम शक्ति को समझ लिया। राक्षस। वांग टेंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। छाया प्रतिभा एक राक्षस था। अब तक उसने जितनी भी प्रतिभाएं अर्जित की थीं, उनमें से बहुत कम ही ऐसी थीं जो इसकी तुलना कर सकें। शायद केवल अंतरिक्ष, समय या विश्वभक्षक जैसी अद्वितीय प्रतिभाएं ही इसे पार कर सकती हैं। वांग टेंग ने इस पर गहराई से विचार किया। सबसे पहले, छाया प्रतिभा से जो लोग इसे धारण करते थे, वे छाया में घुल मिल सकते थे और उसके भीतर घूम सकते थे, जो कुछ हद तक टेलीपोर्टेशन के समान था, लेकिन इसके लिए माध्यम के रूप में छाया की आवश्यकता होती थी। यही कारण था कि अंधेरे आकृतियां छाया में प्रवेश करने के बाद हवा में गायब हो गईं। इसके अलावा, छाया प्रतिभा में विभिन्न रहस्यमय क्षमताएं थीं, जैसे कि कुछ हद तक बल के हमलों का विरोध करने की क्षमता, जैसा कि काली आकृति ने प्रदर्शित किया था। इसके अतिरिक्त, छाया प्रतिभा द्वारा किए गए हमले बल की सुरक्षा को भेद सकते हैं तथा विरोधियों को चौंका सकते हैं। गुआंग यू और उनकी टीम इन क्षमताओं का शिकार हो गई थी। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि साधारण मार्शल योद्धाओं के लिए, यदि छाया शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर जाती, तो ये धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देती, जिससे उनकी शक्ति और उनकी आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति दोनों प्रभावित होती, जो वास्तव में भयावह था। हालांकि, जो लोग छाया शक्ति का उपयोग करके युद्ध तकनीकों में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं, वे और भी अधिक रहस्यमय क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं। गहरी सांस लेते हुए और अपने भीतर के उत्साह को दबाते हुए, वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड की ओर देखा। छाया प्रतिभा 100/10,000 प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी, वांग टेंग ने अपने दिल में दोहराया। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। कई अनोखी प्रतिभाओं के अलग अलग स्तर होते हैं और जितना ऊंचा स्तर होता है, प्रतिभा उतनी ही शक्तिशाली होती है।
वांग टेंग की प्रथम श्रेणी की छाया प्रतिभा निस्संदेह सबसे कमजोर थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ अभी भी बहुत सारे काले लोग मौजूद थे जिनका फायदा उठाया जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी मात्रा में छाया शक्ति विशेषताएं भी अर्जित की थीं, जिनकी कुल संख्या 770 थी। छाया शक्ति 790/10,000 प्रथम श्रेणी। इस बार उसने पिछले 2 बार की तुलना में काफ़ी अधिक मात्रा में शैडो पावर प्राप्त की थी। पिछले 2 बार का कुल योग केवल 20 अंक था, जो कि एक मामूली राशि थी। काले रंग के आकृतियों द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले इकट्ठा करने के बाद वांग टेंग के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह अपनी नई क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था और दूसरों की ओर मुड़ा और कहा, तुम लोग यहीं रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। वान डोंग और अन्य लोग क्षण भर के लिए अचंभित रह गए और उन्हें बोलने का मौका भी नहीं मिला। तभी उन्होंने देखा कि वांग टेंग अपने स्थान से गायब हो गया। वह उन काले लोगों से भिड़ने जा रहा है। समूह चौंक गया और जल्दी ही वांग टेंग के इरादों को समझ गया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वह बस किनारे से देखते रहेंगे और उनसे कोई कार्रवाई करने की उम्मीद नहीं की थी। अकेले चले जाने की तो बात ही छोड़िए, उन्हें शामिल होने के लिए बुलाए बिना। क्या उसके लिए अकेले जाना खतरनाक होगा? वू चेंग ने अपनी चिंता व्यक्त की। ये सबसे अच्छा होगा यदि काली आकृति उसका ख्याल रखे। इस तरह हम आज़ाद हो जाएंगे। कोब ने नाक भान से कुड़ी। वान डोंग और अन्य लोगों की आंखें अचानक चमक उठीं। ओह, मुझे कुछ कहना है। भले ही जूनियर वांग टेंग का काले व्यक्ति द्वारा ध्यान रखा जाए, लेकिन हमारे अंदर का जहर नहीं निकलेगा, गिगडोर ने खांसते हुए कहा। वान डोंग और अन्य लोग उसकी ओर गहरी, चिंतनपूर्ण निगाहों से देख रहे थे। उनके दिल पर यह कैसी चोट है? समूह अचानक फिर से वांग टेंग के बारे में चिंतित हो गया। उस काले व्यक्ति से निपटना आसान नहीं था। गुआंग यू और अन्य लोगों के हाव भाव देखकर यह स्पष्ट था कि काली आकृति एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी थी। वांग टेंग की ताकत वाकई महत्वपूर्ण थी, लेकिन यह संभवतः समूह की ताकत से बहुत ज्यादा नहीं थी। क्या वह इसे संभाल पाएगा? समूह का ध्यान वांग टेंग पर केंद्रित था। उन्होंने देखा कि वांग टेंग एक रोशनी की किरण में बदल गया और बाहर निकल गया। जहां से वह गुजरा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा बनाई गई दीवारें अपने आप ही गायब हो गईं। ये दृश्य ऐसा था मानो मालिक घर लौट आया हो। फिर वांग टेंग सीधे उन 3 काली छायाओं की ओर बढ़ा जो आध्यात्मिक भूलभुलैया में फंसी हुई थीं। वे उन्मत्त होकर भूलभुलैया पर हमला कर रहे थे और उन्होंने वांग टेंग को भी देखा था। उन्होंने एक तीखी चीख मारी और फिर एक काली विशालकाय आकृति में विलीन हो गए। लेकिन अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। एक क्षण में वांग टेंग उस काली विशालकाय आकृति के सामने प्रकट हुआ और उसने उस आकृति के शरीर पर जोरदार मुक्का मारा। यह मुक्का साधारण लग रहा था, इसमें कोई दिखावटीपन नहीं था तथा इसमें कोई बल भी नहीं निकलता था, मानो ये कपास पर प्रहार कर रहा हो। इस तरह के हमले का क्या फायदा? वान डोंग और अन्य लोग हैरान थे। तथापि वांग टेंग के एक ही मुक्का से पूरी काली विशालकाय आकृति झुक गई और फिर धमाका, एक जोरदार विस्फोट हुआ और काली विशालकाय आकृति अचानक फट गई, जिससे 3 काली परछाइयां पीछे की ओर उड़ने लगीं। वान डोंग और अन्य लोग अविश्वास से देखते रहे। क्या हो रहा था? ये तथ्य कि विलय के बाद भी काली परछाइयों को मारा जा सकता था आश्चर्यजनक था। उसने ये कैसे प्रबंधित किया और यह इतना सहज क्यों लग रहा था? क्या वांग टेंग ने किसी तरह अपनी मुट्ठियां बढ़ा लीं? इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वांग टेंग फिर से चमक उठा और एक अंधेरी छाया के ऊपर प्रकट हुआ तथा उसके सिर को पकड़ लिया। छाया प्रतिभा सक्रिय करें। वांग टेंग की हथेली ने एक भंवर बना दिया, जिससे पूरी काली छाया विकृत हो गई और धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। इस प्रक्रिया के दौरान छाया ने एक तीखी, भयानक चीख निकाली, ऐसी ध्वनि जिसने वान डोंग और अन्य लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। छाया धीरे धीरे छोटी होती गई और अंततः पिंग-पोंग बॉल के आकार की हो गई, जिसे वांग टेंग ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसने अपनी हथेली बंद कर ली और गोलाकार छाया गायब हो गई। अन्य 2 काली छायाएं भयंकर चीखें मारती हुई भागने के लिए मुड़ीं। वांग टेंग ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। उसने चमक कर वही प्रक्रिया दोहराई और सीधे 2 काली परछाइयों को अपने में समाहित कर लिया। मौन, वान डोंग और दूरी पर खड़े अन्य लोग एक अजीब सी खामोशी में डूब गए। उनके हाव भाव ऐसे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। एक सामान्य मार्शल योद्धा नहीं था। एक काली छायाओं से निपटने की कठिनाई वान डोंग और अन्य लोगों को अच्छी तरह से मालूम थी। लेकिन इस समय वांग टेंग के हाथ में काली आकृति प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता खो चुकी थी और उसे आसानी से संभाला जा रहा था। क्या हो रहा था? क्या उसके पास काली छायाओं का मुकाबला करने का कोई विशेष तरीका था? इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह थी कि वांग टेंग ने जो तरीका अपनाया था, वह काली छाया को सोखने जैसा था। अवशोषित करना। दूसरों को यह स्थिति बेतुकी लगी। काली परछाइयों को कैसे अवशोषित किया जा सकता था? क्या उसे अपच का डर नहीं था? लेकिन काली परछाइयां बिना किसी निशान के गायब हो गईं। वांग टेंग ने ऐसा कैसे किया?
वान डोंग और अन्य लोगों के पास सवालों की भरमार थी और वे वांग टेंग को खींचकर पूछने के लिए उत्सुक थे क्योंकि वे बहुत जिज्ञासु थे। हालांकि वांग टेंग का इरादा यहीं खत्म करने का नहीं था। वह दूसरे क्षेत्र में अलग थलग पड़ी कई काली आकृतियों की ओर दौड़ा। धमाका! उसकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित दीवारें अचानक गिर गईं। कुछ काली परछाइयां क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर मुड़कर वांग टेंग की ओर देखने लगीं, जो अचानक प्रकट हो गया था। वे जल्दी से एक दूसरे में समा गईं और उस पर टूट पड़ीं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें किस बात का सामना करना पड़ेगा। धमाका! वांग टेंग के होंठ थोड़े से मुड़ गए जब उसने एक मुक्का मारा। रसातल दफन! ये वह तकनीक थी जिसका उपयोग उन्होंने पहले भी काली परछाइयों के विलय को अचानक रोकने के लिए किया था। उन्होंने पहले ही यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि केवल आध्यात्मिक शक्ति तकनीक ही काली आकृतियों से निपट सकती है, और यह रसातल दफन न केवल आत्मा बल्कि आध्यात्मिक शक्ति को भी लक्षित करने में प्रभावी था। ये काली छायाओं के विलय के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ था। कई काली छायाओं का विलय वास्तव में बाधित हो गया था, और वांग टेंग ने उन्हें अवशोषित करने के लिए छाया प्रतिभा को सक्रिय किया। एक एक करके काली परछाइयां वांग टेंग की हथेली में गायब हो गईं। कुछ ही देर में पहले दिखाई देने वाली लगभग सभी 20 या 30 काली परछाइयां वांग टेंग द्वारा अवशोषित कर ली गईं, केवल गुआंग यू और अन्य लोगों से संबंधित परछाइयां ही बचीं। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। उसने गुआंग यू और अन्य लोगों को थोड़ा और खेलने की अनुमति दी। वह निर्णायक क्षण तक कोई कदम नहीं उठाता। अगर नहीं उठाता तो वह उन्हें निराशा का अनुभव कैसे करा सकता था। वांग टेंग ने अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली। उसकी छाया प्रतिभा और छाया शक्ति दोनों बढ़ गई थी। छाया प्रतिभा 4200/10,000 प्रथम श्रेणी। छाया शक्ति 3700/10,000 प्रथम श्रेणी। यह एक बहुत बड़ा सुधार है। वांग टेंग ने अपनी छाया प्रतिभा में परिवर्तन महसूस किया और खुद को सिर हिलाया। छाया प्रतिभा जितनी अधिक प्रबल होगी, वह छाया शक्ति को नियंत्रित करने में उतना ही अधिक कुशल होगा। छाया शक्ति जितनी अधिक प्रचुर होगी, वह छाया प्रतिभा का उतना ही अधिक उपयोग कर सकेगा। दोनों एक दूसरे से बहुत निकट से जुड़े हुए थे। धमाका! आध्यात्मिक शक्ति की दीवारें अपने आप अलग हो गईं और वांग टेंग, वान डोंग और अन्य लोगों की ओर चल पड़ा। वान डोंग और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा लेकिन सवाल पूछने से परहेज किया। उनके हाव भाव लगातार अजीब होते जा रहे थे। उनके मन में जटिल भावनाएं थीं। एक तरफ वे नहीं चाहते थे कि उनके शरीर में जहर के कारण वांग टेंग को कुछ हो जाए, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते थे कि वह बहुत शक्तिशाली हो जाए, वरना उनके विषरण की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि वे उस काले दानव को संभाल नहीं सकते। रानी ने गुआंग यू और अन्य लोगों की ओर देखा और टिप्पणी की, ये ठीक है, अपनी क्षमताओं के साथ भले ही वे इसे संभाल नहीं सकते, वे इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। स्टेलर अकादमियों की प्रतिभाएं कमजोर नहीं थीं। उन छायादार आकृतियों को उन्हें मारना मुश्किल होगा। हकीकत में दोनों पक्ष गतिरोध में थे। काला दानव गुआंग यू और अन्य लोगों के लिए कुछ खास नहीं कर सकता था, लेकिन गुआंग यू और उसकी टीम भी काले दानव को वश में नहीं कर सकती थी। हालांकि गुआंग यू और उनकी टीम एक मुश्किल स्थिति में थी। उनके शरीर पर आक्रमण करने वाली छायादार शक्तियों को बाहर निकालना मुश्किल था और यह एक बड़ा खतरा था। भले ही वे तुरंत मर न जाएं, लेकिन इससे उनकी आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति प्रभावित होगी। एक युद्ध योद्धा के लिए यह घातक था। हर मार्शल योद्धा अपनी आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति को उस तरह से नहीं बढ़ा सकता था जिस तरह से वांग टेंग ने किया था, जो लगभग धोखाधड़ी जैसा था। वांग टेंग की बातें सुनने के बाद रानी ने और कुछ नहीं कहा। उसकी चिंता गुआंग यू और अन्य लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि उन छायादार आकृतियों के लिए थी। काला दानव 8 छायाओं के साथ मिलकर बहुत शक्तिशाली बन गया था। यदि वे इसे हरा नहीं सकते तो सेना में शामिल होना और एक एक करके मारे जाने से बचना बुद्धिमानी होगी। बूम बूम बूम! दूर से लगातार गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी क्योंकि गुआंग यू और उसकी टीम काले दानव के साथ भीषण युद्ध में लगे हुए थे। उनके संयुक्त प्रयासों के बावजूद उन्हें दुर्जय दुश्मन पर विजय पाना असंभव लगा, जिससे वे निराश और असहाय महसूस कर रहे थे। नियमित सर्पमानव मार्शल योद्धाओं ने निकट जाने का साहस नहीं किया, जबकि केवल कुछ स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा काले दानव को घेरने और उस पर हमला करने का प्रयास कर रहे थे। इस समय काला दानव अधीर हो गया। उसने कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाए और अचानक डिंबा की ओर बढ़ गया। शुतुरमुर्ग सांप शहर का राजा भयभीत हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जल्दी से पीछे हट गया और अपनी पूरी ताकत से अपनी तलवार घुमाई। भाड़ में जाओ! ऊर्जा की एक तेज धार हवा में दौड़ी, जो सीधे काले दानव पर निशाना साध रही थी। धमाका! हालांकि काले दानव ने अचानक तेज गति से प्रहार किया, प्रकाश की एक काली लकीर में तब्दील हो गया, ब्लेड से बच निकला और सीधे डिंबा के शरीर में जा घुसा। डिंबा! गुआंग यू और अन्य लोगों ने आंखें सिकोड़ लीं। उन्हें बुरा लग रहा था। काली छाया विलय के बाद भी किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकती थी।
ऐसा लगता था कि शक्तिशाली व्यक्तियों पर उसका नियंत्रण और भी अधिक शक्तिशाली था। डंबा एक स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा था। अगर उसे छाया द्वारा नियंत्रित किया जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। डंबा का चेहरा गहरे नीले काले रंग का हो गया क्योंकि वह नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह गुआंग यू और उसकी टीम के पास पहुंचा। उसकी आवाज़ कर्कश थी। उसने विनती करते हुए कहा, बचाओ मुझे। लानत है। गुआंग यू का चेहरा चिंता से तमतमा उठा। वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर डिम्बा की ओर बढ़ा ताकि वह विशालकाय का नियंत्रण तोड़ सके। स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं को नियंत्रित करना पिछले सांपों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण था। जबकि सांपों ने लगभग तुरंत ही अपने नियंत्रण में ले लिया था, डिम्बा ने फिर भी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस बीच दूर से वान डोंग और उसकी टीम गंभीर चिंता के साथ देख रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि काला दानव स्वर्ग मंच के सर्पमानव को नियंत्रित करने का विकल्प चुनेगा। वह एक सामान्य मार्शल योद्धा नहीं था। 2 रानी ने खुशी से कहा। वह पहले भी बहुत घमंडी और अहंकारी था और अब वह इस विशालकाय काली छाया के हाथों में पड़ गया। पिछले नियंत्रित सर्पमानव मार्शल योद्धाओं के भाग्य को देखते हुए ये स्पष्ट था कि डिम्बा कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, भले ही वह बच जाए। वांग टेन की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। वह इस छायादार नियंत्रण तकनीक और डेविल माइंड रेस की सोलबाइंड क्षमता के बीच समानताएं खींचने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि छाया की नियंत्रण क्षमता अधिक प्रत्यक्ष और हिंसक थी। उसे बस मार्शल योद्धा पर हमला करने की जरूरत थी। इसके विपरीत सोलबाइंड में अधिक परिष्कृत प्रक्रिया थी और इसमें शैतानी दिमाग वाले अंधेरे प्रेत की चेतना विषय को नियंत्रित करती थी, जिससे वे एक सामान्य मानव की तरह दिखाई देते थे। जहां तक छाया के नियंत्रण का प्रश्न है, ये बताना आसान था कि इस व्यक्ति में कुछ गड़बड़ है। वांग टेंग इस पद्धति की बारीकियों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्हें इसके विवरण को समझाने वाला कोई विशेषता बबल प्राप्त नहीं हुआ था। गर्जन। डिम्बा अब और नहीं रुक सका। उसकी आंखें ध्यान खो बैठीं और एक अजीब सा साया उस पर छा गया। वह अचानक गुआंग यू की ओर मुड़ा, जो अभी अभी उसकी तरफ बढ़ा था और अपनी युद्ध तलवार घुमाई थी। हम अभी भी एक कदम पीछे हैं। गुआंग यू का चेहरा और भी गंभीर हो गया और उसने सीधे हमले का सामना किया। उसने एक शक्तिशाली हथेली तकनीक का इस्तेमाल किया और उसकी हथेली की छाप फट गई। धमाका। जब दोनों बम आपस में टकराए तो जोरदार विस्फोट हुआ और उससे उत्पन्न आघात तरंगों से दोनों उड़ गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। गर्जन। डिम्बा ने एक बार फिर दहाड़ लगाई और आगे बढ़ गया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे रोको। गुआंग यू चिल्लाया। अन्य लोगों को तुरंत समझ में आ गया कि क्या करना होगा और उन्होंने डिम्बा पर निशाना साधते हुए हमला बोल दिया। हालांकि इस समय डिम्बा की लड़ाई की शैली अपनी खुद की शक्ति का अत्यधिक उपयोग कर रही थी, जिससे उसके शरीर पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा था। नतीजतन उसने जो शक्ति छोड़ी वह भयानक थी। डिम्बा की ताकत के सामान्य स्तर को देखते हुए उसे गुआंग यू और अन्य लोगों के मुकाबले में नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस समय वह उन्हें लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्रकार की धोखेबाजी कर रहा हो तथा एक साथ कई विरोधियों से लड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। एकमात्र व्यक्ति जो चिंतित था वह स्वयं डिम्बा था। दुर्भाग्यवश वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सका। वह अविश्वसनीय रूप से भयंकर है। वांग टेंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और देखा कि कैसे डिम्बा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वह काफी आश्चर्यचकित था। उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डिम्बा अभी भी इतना दुर्जय है, जबकि उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। वान डोंग और अन्य लोग अवाक रह गए। ये लड़ाई का आत्मघाती तरीका था, और जब ये खत्म हो गया तो संभवतः वह अपनी जान गंवा देगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा उसका स्वर्ग मंच के सांपों से कोई वास्तविक संबंध नहीं था। सब कुछ छाया द्वारा संचालित किया जा रहा था। उन्हें लगा कि यह आदमी स्थिति को हल्के में ले रहा है। कोई बात नहीं, मैंने बहुत कुछ देख लिया है। हमें बाद में उनकी ज़रूरत पड़ेगी और हम उन्हें इतनी जल्दी नहीं मरवा सकते, वांग टेंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। फिर वह उस क्षेत्र में दिखाई दिया जहां गुआंग यू और अन्य लोग थे। धमाका। आध्यात्मिक बाधा का एक हिस्सा धीरे धीरे नीचे गिरा और वांग टेंग दीवार पर बैठ गया, मुस्कुराते हुए गुआंग यू की ओर देखते हुए। क्या आप वरिष्ठों को किसी मदद की ज़रूरत है? वांग टेंग। गुआंग यू अपने दांत पीस रहा था, गुस्से से फटने को तैयार। बाकी लोग भी वांग टेंग को घूर रहे थे। वे स्वर्ग मंच के योद्धाओं का एक समूह थे जिनके साथ ब्रह्मांड मंच के योद्धा ने खिलवाड़ किया था। ये बहुत शर्मिंदगी की बात थी। यदि आप उत्तर नहीं दे रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको अभी मदद की आवश्यकता नहीं है? ऐसी स्थिति में मैं बाद में पूछने आऊंगा, वांग टेंग ने कहा। गुआंग यू और अन्य। वान डोंग और अन्य। यह आदमी अविश्वसनीय रूप से क्रोधित था। उन्हें मदद की जरूरत नहीं थी। वे इतने क्रोधित थे कि बोल नहीं पाए। अब उन्हें वांग टेंग की मूर्ख बनने की आदत के बारे में नई समझ आ गई थी। बूम बूम बूम।
डिम्बा ने बेतहाशा हमला किया, उसका शरीर खून से लथपथ था। उसका शरीर इतना जोरदार प्रयास नहीं झेल सकता था और वह घावों से भरा हुआ था जो बेहद दर्दनाक लग रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। गुआंग यू ने डिम्बा के प्रति अपना गुस्सा हथेलियों से कई जोरदार प्रहारों के साथ निकाला तथा एक के बाद एक कई शक्तिशाली प्रहार किए। यह एक भयंकर हथेली तकनीक है। गिगडोर मदद नहीं कर सका लेकिन कहा, ऐसा लग रहा है ये ताकतवर टाइटन पाम है। अचानक वान डोंग ने कहा, शक्तिशाली टाइटन पाम। वान टेंग ने गुआंग यू को यह तकनीक प्रदर्शित करते देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। यह एक शाश्वत चरण पृथ्वी और धातु तत्व हथेली तकनीक प्रतीत होती है। तभी अचानक वह धीरे से हौंफने लगा। ये हस्तरेखा कौशल दिलचस्प है। इसके अंदर अल्टिमा की ताकत भी है। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने बहुत समय से अल्टिमा की ताकत नहीं उठाई थी, इसलिए उसकी अल्टिमा की ताकत अभी भी छठे स्तर पर थी। अल्टिमा की ताकत को समझना मुश्किल था। वान टेंग ने बहुत से प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं से मुलाकात की, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही इसे महारत हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि गुआंग यू उनमें से एक होगा। वान टेंग को अप्रत्याशित खुशी महसूस हुई और उसने गुआंग यू को बड़ी दिलचस्पी से देखा। ये हथेली तकनीक थर्ड स्टार अकादमी में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी स्तर पर अन्य अकादमियों के कई मार्शल योद्धा इससे पराजित हुए हैं, वान डोंग ने बताया। मैं समझ गया, वान टेंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। समय समय पर 7 तारकीय अकादमियां एक भव्य मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित करती हैं, जहां विभिन्न अकादमियों के प्रतिभाशाली छात्र एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। ये शक्तिशाली टाइटन पाम कई बार दिखाई दिया है, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा है, वान डोंग ने विस्तार से बताया। अन्य अकादमियों के कई प्रतिभाशाली लोगों को इस हस्तरेखा तकनीक के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, वू चेंग ने कुछ अप्रिय यादों को याद करते हुए कहा। वैसे मुझे याद है कि यह हथेली तकनीक थर्ड स्टार अकादमी के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का विशिष्ट युद्ध कौशल प्रतीत होता है, गिगडोर ने सोचा। गुआंग किंग। वान डोंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। ये सही है, वू चेंग, गिगडोर और अन्य लोगों को भी कुछ याद आया। गुआंग किंग, दोनों का उपनाम गुआंग है। क्या गुआंग किंग और गुआंग यू के बीच कोई संबंध हो सकता है? वान टेंग ने उत्सुकता से पूछा। गुआंग किंग हमसे 1 साल आगे का प्रतिभाशाली योद्धा है और वह पहले से ही एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा है, जो थर्ड स्टार अकादमी में शीर्ष 100 ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं में शुमार है, वान डोंग ने गंभीर भाव से कहा। और उसके और इस गुआंग यू के बीच कुछ संबंध होना चाहिए। वह एक सामान्य मार्शल योद्धा नहीं था। 3. क्या शीर्ष 100 यूनिवर्स स्टेज मार्शल योद्धाओं की सूची में शामिल होना प्रभावशाली है? वान टेंग ने उत्सुकता से पूछा। वह पूरी अकादमी में शीर्ष 100 ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं में से एक है। क्या आपको नहीं लगता कि वह प्रभावशाली है? वान डोंग ने गुस्से से कहा। खैर, ये बुरा नहीं है, लेकिन ये शीर्ष 10 में होने जैसा नहीं है, वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। वान डोंग अवाक रह गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या वान टेंग को जानकारी नहीं थी या वह बहुत अधिक आश्वस्त था। हालांकि उन्होंने वान टेंग की प्रतिभा को स्वीकार किया, लेकिन वे पूरे अकादमी में शीर्ष 100 ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं में स्थान पाने के महत्व को नकार नहीं सके, जो एक असाधारण उच्च मानक था। गिगडोर और अन्य लोगों ने भी वान टेंग को संदेह की दृष्टि से देखा, उन्हें लगा कि वह कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो रहा है। समूह की प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए वान टेंग ने अचानक चिल्लाकर गुआंग यू को प्रोत्साहित किया। अधिक ताकत का उपयोग करें। वरिष्ठ गुआंग यू, चलते रहें। उसे जोर से मारो। सब लोग। वान डोंग और अन्य लोगों को लगा कि वान टेंग आग से खेल रहा है। ये जानने के बाद कि गुआंग यू गुआंग किंग से संबंधित हो सकता है, वान टेंग उसे उकसाना जारी रखता है। क्या उसे बदला लेने का डर नहीं था? शीर्ष 100 ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं की रैंकिंग में शामिल मार्शल योद्धा दुर्जय थे और संयुक्त रूप से उनका समूह उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। गुआंग यू को क्रोध का ज्वार आया और उसने वान टेंग को तीखी नज़र से घूरा। वह समझ गया कि वान टेंग वास्तव में उसका उत्साहवर्धन नहीं कर रहा था, बल्कि उसे ताना मार रहा था और उसका रवैया क्रोध दिलाने वाला था। वान टेंग, तुम बहुत ज्यादा हो। राउंड बॉल अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने मन में अपनी हताशा को बुदबुदाया। खांसी, चलो, मैं तो बस उसका उत्साहवर्धन कर रहा हूं। तुम इतने कृतघ्न क्यों हो? वान टेंग ने ठहाका लगाया। गोल बॉल ने अपनी आंखें घुमाईं। गुआंग यू ने वान टेंग को नज़रअंदाज करने का फैसला किया और नियंत्रित डिम्बा से निपटना जारी रखा। उसकी शक्तिशाली टाइटन पाम वाकई शक्तिशाली थी, जिसने डिम्बा को अपनी हथेली के प्रहारों से उड़ा दिया। वह अपना लाभ उठाने ही वाला था कि तभी डिम्बा के शरीर से एक छाया निकली। संयोगवश जब दम को उड़ाया गया तो वह एक अन्य स्वर्ग स्तरीय योद्धा की दिशा में जा रहा था। काली छाया दम के शरीर से बाहर निकली और स्वर्ग स्तर के योद्धा की ओर बढ़ी। हटो! गुआंग यू के चेहरे का भाव बदल गया जब वह चिल्लाया। लक्षित स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा भी आने वाली छाया से बचने की कोशिश करते हुए पीला पड़ गया। हालांकि उसने छाया की गति को कम करके आंका।
जैसे ही वह उस तक पहुंचने वाला था, उसने अपने दांत पीस लिए, अपनी तलवार लहराई और हमले को रोकने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से छाया अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली थी और उसके हमलों से बचती हुई उसके शरीर में प्रवेश कर गई। स्वर्ग मंच का योद्धा पीड़ा से चीख उठा। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसके लंबे बाल मानो उन्माद में फड़फड़ाने लगे। राओ यंग एड्स बाय पब फ्यूचर। गुआंग यू का चेहरा काला पड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि उसने एक ही गलती से काली छाया को अपनी टीम के दूसरे सदस्य पर कब्जा करने दिया। उसे और भी ज्यादा परेशानी इस बात से हुई कि यह व्यक्ति कोई सांप वाला नहीं था, वह उनकी टीम का ही एक सदस्य था। मामले को बदतर बनाने के लिए उसने पहले ही नियंत्रित डिम्बा से निपटने के दौरान अपनी ताकत समाप्त कर ली थी और वह किसी अन्य स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा के साथ प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सकता था। राओ यंग उनसे कमजोर थे, लेकिन अगर उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी तो उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। राओ यंग, अरे ये कैसे हुआ? नेताजी, हमें क्या करना चाहिए? अल्पविराम। गुआंग यू की टीम के अन्य सदस्य उत्सुकता से चिल्लाए, उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं क्योंकि उन्होंने स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा को काली छाया द्वारा नियंत्रित देखा था। सभी लोग फैल जाएं और काली छाया को पास न आने दें, गुआंग यू ने कहा। उसका चेहरा चिंता से भर गया। ब्लैक शैडो की क्षमताएं अनिवार्य रूप से अजेय थीं और उसके साथियों की ताकत राओ यंग के बराबर थी। उनके लिए तीसरे या चौथे नियंत्रित व्यक्ति बनना आसान था। यदि ऐसा हुआ तो उनकी टीम गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। नेताजी, आइए हम सब मिलकर इसका समाधान करें, सभी ने कहा। करीब मत आओ, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, गुआंग यू ने चेतावनी दी और फिर वह वांग टेंग की ओर मुड़ा और पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस काली छाया से कैसे निपटना है? एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं और वह हंसते हुए बोला, आखिरकार तुमने मुझसे पूछने का फैसला कर ही लिया। मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम मुझे बता दो? गुआंग यू ने गहरी सांस ली। जैसा कि उम्मीद थी, इस कमीने को सब पता था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बदले में क्या देने को तैयार हैं, वांग टेंग ने धूर्त मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मेरे पास आपको बताने के लिए कोई मूल्यवान जानकारी नहीं है। वांग यू की आंखें चमक उठीं और उसने उत्तेजित होकर कहा, यह आपकी समस्या है, वांग टेंग ने उत्तर दिया। गुआंग यू ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। हालांकि राओ यंग के संघर्ष को कमजोर होते देख उसने अनिच्छा से कहा, मैं इस वास्तुशिल्प परिसर का रहस्य आपके साथ बदल सकता हूँ। इस वास्तुशिल्प परिसर का रहस्य क्या है? वांग टेंग ने भौहें उठाईं और पूछा, यह क्या है? एक साथ आवाज संचरण भेजें, गुआंग यू ने कहा। ठीक है, वांग टेंग ने सहमति जताई। दोनों ने ध्वनि संचरण के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया और अपनी अपनी जानकारी साझा की। तो वास्तव में उस शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा वास्तुशिल्प परिसर के अंदर एक विरासत छोड़ी गई है। इमारतों की दिशा में देखते हुए वांग टेंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। हालांकि वह हिचकिचाता रहा, लेकिन मैं इस आदमी की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। वह शायद मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वांग टेंग। गुआंग यू के मुंह से अचानक एक उग्र गर्जना निकली। भ्रमित होकर वान डोंग और अन्य लोगों ने अपना ध्यान गुआंग यू की ओर लगाया, जो कुछ हद तक हैरान थे क्योंकि विस्फोट ने उन्हें चौंका दिया था। क्या हुआ? गुआंग यू ऐसा क्यों दिखता है जैसे उसे रिश्ते में धोखा दिया गया है? क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? वांग टेंग ने मासूमियत से पूछा। समस्या क्या है? तुमने मुझे क्या जानकारी दी? गुआंग यू ने गुस्से से पूछा। मैंने तुम्हें काली परछाइयों से निपटने का तरीका बताया था, वांग टेंग ने पूरे विश्वास के साथ कहा। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हें अपने साथी के शरीर से काली परछाई को हटाने के लिए बस उनकी आत्माओं पर हमला करना है? एक सामान्य मार्शल योद्धा नहीं था। 4. आत्मा पर हमला करना आसान लग सकता है, लेकिन कौन ऐसा कर सकता है? गुआंग यू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वास्तव में आत्मा पर हमला करने में सक्षम तकनीकें दुर्लभ थीं और हर कोई उनका अभ्यास नहीं कर सकता था। केवल उन लोगों के पास सफल होने का मौका था जिनके पास आत्मा की उत्पत्ति और आध्यात्मिक शक्ति थी। यह आदमी उसे काली छाया की आत्मा पर हमला करने के लिए कह रहा था, जो कि कुछ भी न कहने जैसा था। मैं ये कर सकता हूँ, वांग टेंग ने सहज मुस्कान के साथ कहा। आखिरकार मैंने जानकारी साझा की है, इसलिए यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो यह मेरी गलती नहीं है न? गुआंग यू, तो अब यह मेरी गलती है। गर्जन। काली छाया से नियंत्रित होकर राओ यंग ने एक भयंकर गर्जना की और सीधे गुआंग यू पर हमला किया। उसकी सेना एक अवर्णनीय स्तर तक बढ़ गई, जिससे एक जबरदस्त बल पैदा हुआ जिसने आसपास के स्थान को हिला दिया। गुआंग यू की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और वह हताशा की भावना से अभिभूत हो गया। वह बुरी तरह से शाप देना चाहता था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह शब्दों को बाहर नहीं निकाल सका। धमाका। एक क्षण में ही दोनों आपस में टकरा गए, जिससे एक और भीषण युद्ध छिड़ गया। ये देखकर वान डोंग और अन्य लोग गुआंग यू के प्रति सहानुभूति महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए।
वांग टेंग जैसे किसी व्यक्ति से सामना होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था। अरे, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? वांग टेंग ने तमाशा देखा और पूछा। मेरी मदद करने के लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद गुआंग यू ने अनिच्छा से समझौता करने का फैसला किया और दांत पीसते हुए पूछा, क्या आपके पास ऊर्जा पत्थर हैं? बस मुझे कुछ 1000 क्यूबिक मीटर शुद्ध ऊर्जा पत्थर दे दीजिए और मैं आपकी मदद करूंगा, वांग टेंग ने कहा। तुम? गुआंग यू की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह आदमी बेदाग ऊर्जा पत्थरों की बहुत बड़ी मात्रा मांग रहा था। उसके लिए भी हजारों क्यूबिक मीटर बेदाग ऊर्जा पत्थरों को इकट्ठा करना लगभग असंभव था। बेदाग ऊर्जा पत्थरों की तो बात ही छोड़िए, 8वें और 9वें स्तर के ऊर्जा पत्थर भी बहुत दुर्लभ थे। यहाँ तक कि वह अपने सभी संसाधनों के बावजूद भी एक साथ हजारों बेदाग ऊर्जा पत्थर इकट्ठा नहीं कर सकता था। तुम्हारे पास ये नहीं है। तुम इतने गरीब क्यों हो? वांग टेंग ने गुआंग यू के हैरान चेहरे को देखकर टिप्पणी की। वह जानता था कि यह बहुत ही असंभव है कि गुआंग यू के पास इतने सारे बेदाग ऊर्जा पत्थर हों। उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। मैं गरीब हूँ। गुआंग यू को लगा जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय रूप से बेतुकी बात सुन ली हो, और वह इतना क्रोधित था कि वह अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं खोज पा रहा था। इससे पहले किसी ने भी उसे गरीब कहने की हिम्मत नहीं की थी। यह आदमी पहला था। हालांकि वह अपने अंदर के गुस्से को दबाने में कामयाब रहा। बहस करने से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला था, और जितना ज्यादा वह बहस करता उतना ही ज्यादा बेरहमी से दूसरा पक्ष मान करता। बेदाग ऊर्जा पत्थर बहुत दुर्लभ हैं, मेरे पास वे नहीं हैं, गुआंग यू ने ठंडे स्वर में कहा। आपके पास कितने हैं? वांग टेंग ने पूछा। मेरे पास 30,000 घन मीटर 9वें स्तर के ऊर्जा पत्थर हैं, गुआंग यू ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया। पर्याप्त नहीं, मुझे कम से कम 500,000 क्यूबिक मीटर की जरूरत है, वांग टेंग ने जोर देकर कहा। गुआंग यू ने गुस्से से भरकर कहा, आप एक राजा की फिरौती मांग रहे हैं। आप मुझसे 500,000 क्यूबिक मीटर पानी कहाँ से लाने की उम्मीद करते हैं? ये तो एक पूरे खनन अभियान से मिलने वाले पानी से भी ज्यादा है। धमाका। उनकी बातचीत के दौरान क्षण भर के लिए ध्यान भटकने से राओ यंग ने एक ऐसा मुक्का मारा जिससे गुआंग यू उड़ गया। छींटे। गुआंग यू के होठों से खून की एक फुहार निकली और उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी निगाहें कांपने लगीं। छाया के नियंत्रण में राओ यंग अविश्वसनीय रूप से अप्रत्याशित हो गया था, और उसकी ताकत अब सामान्य से कहीं अधिक थी। धमाका। राओ यंग को लगा कि गुआंग यू थक चुका है, और वह कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ा। काली धुंध ने उसे घेर लिया और ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर जाल लपेटे हुए हैं, जो मौत से पहले उसके संघर्ष का स्वाद ले रहे हैं। नेता। ये दृश्य देखकर गुआंग यू के साथी घबरा गए और चिंता में चिल्लाने लगे। गुआंग यू, हमारी दोस्ती की खातिर मैं 300,000 क्यूबिक मीटर ऊर्जा पत्थर स्वीकार करूंगा। 300,000 आपके जीवन की कीमत है, वांग टेंग ने धीरे से और शांति से कहा। लानत है, मुझे एक रहस्यमयी काली छाया ने ऐसी स्थिति में धकेल दिया है। गुआंग यू ने दूर से राओ यंग को गौर से देखा, उसकी निगाहें अनिच्छा से भरी हुई थीं। गुआंग यू, हमारी दोस्ती की खातिर मैं 300,000 क्यूबिक मीटर ऊर्जा पत्थर स्वीकार करूंगा। 300,000 आपके जीवन की कीमत है, वांग टेंग ने धीरे से और शांति से कहा। ठीक है। गुआंग यू ने अपने दांत भींचे। मैं तुम्हें 300,000 दूंगा। पहले इसे मुझे दे दो, वांग टेंग ने कहा। मेरे पास यहाँ केवल 130,000 क्यूब्स हैं। मैं बाकी आपको लौटा दूंगा, गुआंग यू ने अपना हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में कहा। एक अंतरिक्ष वलय वांग टेंग की ओर उड़ गया। वांग टेंग ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अंगूठी की जांच करते हुए सहमति में सिर हिलाया। ये काम करेगा। शेष राशि के लिए एक IOU लिखना याद रखें। गर्जन। काली छाया, जो स्पष्ट रूप से बुद्धिमत्ता से रहित थी, ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। यह अचानक उछलकर गुआंग यू के सिर के ऊपर आ गई। उसके हाथ में युद्ध की तलवार ने एक चमकदार चमक छोड़ी, जो गुआंग यू की ओर भयंकर वार कर रही थी। ये दृश्य इतना अचानक हुआ कि गुआंग यू को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। राओ यंग का हमला उस पर पहले से ही था। उसकी पुतलियां बहुत सिकुड़ गईं और उसे अनिच्छा का भारी एहसास हुआ। क्या वह आज यही मरने वाला था? नेता। गुआंग यू के साथियों ने हताशा में चिल्लाते हुए कहा। वे आगे बढ़कर उसे बचाना चाहते थे, लेकिन वे इतनी दूर थे कि कोई फर्क नहीं कर सके। हम्फ। अचानक एक ठंडी खर्राट गूंजी। वांग टेंग की आकृति धीरे धीरे तितर-बितर होती हुई, उसी समय उसका भौतिक रूप अचानक गुआंग यू के सामने प्रकट हुआ। उसने काली छाया की ओर सीधे ऊपर की ओर एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिससे आसन हमले को रोका जा सका। 5 तत्व मुट्ठी, रसातल दफन। दोनों शक्तिशाली हमले एक साथ हो गए। वांग टेंग के शरीर से अंतहीन पन्ना चमकीली ज्वाला निकली। यह मुट्ठी के निशान में बदल गई, लेकिन यह निशान केवल जैधरा नहीं था।
ये भयावह काले पैटर्न से सजी थी, जो छाया की तरह थी, जिससे यह एक भयानक रूप दे रही थी। इसके साथ ही राओ यंग द्वारा छोड़ा गया तलवार का वार पूरी ताकत से नीचे आया। धमाका! दोनों सेनाओं में भिड़ंत हुई और एक भयावह शक्ति उभार फूट पड़ा, जिसने चारों ओर का वातावरण व्याप्त कर दिया। वांग टेंग की ताकत को देखते हुए उसे स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा के पूर्ण बल वाले हमले का कोई मुकाबला नहीं करना चाहिए था। हालांकि इस समय उसकी मुट्ठी की छाप ने न केवल बल को संघनित किया, बल्कि एक दिव्य ज्वाला और आध्यात्मिक शक्ति की शक्ति से भी बढ़ाया गया। राओ यंग के इस शक्तिशाली तलवार के प्रहार का सामना करते हुए इसने अपनी जमीन को उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए रखा। वांग टेंग के पीछे खड़े होकर गुआंग यू के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह आश्चर्य से वांग टेंग की पीठ को देख रहा था, उसका दिल हिल रहा था। ये लड़का राओ यंग के पूर्ण बल के हमले का सामना कर सकता था। वह कौन सा राक्षस था? अगले ही पल एक और भी अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। वांग टेंग की मुट्ठी के निशान के प्रभाव में राओ यंग की तलवार की ऊर्जा इंच दर इंच बिखर गई। उसके बाद उसका शरीर उड़ गया और एक काली छाया उसके शरीर से अलग हो गई। अंततः काली छाया को बाहर निकाल दिया गया। वांग टेंग किस चीज से बना था? उसके पास इतनी सारी अप्रत्याशित क्षमताएं कैसे थीं? वह एक सामान्य मार्शल योद्धा की तरह नहीं लग रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे व्यापार को बर्बाद करने की? वांग टेंग चिल्लाया और उसने काली छाया पर मुक्का मारा, जिससे वह उड़ गई। फिर वह धुंधले में बदल गया और गुआंग यू के सामने से गायब हो गया और काली छाया की ओर दौड़ पड़ा। धमाका! जैसे ही वांग टेंग काली छाया के पीछे दिखाई दिया, हवा में एक ध्वनि धमाका हुआ। उसके हाथों में एक जादुई शक्ति थी, जैसे कि वे काली छाया के सिर को जकड़ रहे हों। एक भयानक चूषण शक्ति फूट पड़ी। विश्वभक्षक, छाया प्रतिभा, दोनों क्षमताएं एक साथ सक्रिय हो गईं, जिससे अंधेरे छाया के भीतर छाया शक्ति का तीव्र गति से अवशोषण हो गया। काली छाया ने जंगली रूप से संघर्ष किया, कानों को चीर देने वाली आवाजें निकाली और वांग टेंग से मुक्त होने के प्रयास में अदृश्य मानसिक आघातों को छोड़ा। हालांकि उसके सारे प्रयास व्यर्थ थे। वांग टेंग के अथक ध्यान में उसका शरीर लगातार मुड़ता और सिकुड़ता रहा, मानो चूषण की कोई शक्तिशाली शक्ति उसे घुमा रही हो। अंत में 10 मीटर लंबी काली छाया को वांग टेंग ने इस तरह निगल लिया और वह सबकी आंखों के सामने गायब हो गई। सब हो गया। वांग टेंग ने ताली बजाई और मुस्कुराया। गल्प! लोगों के लार निगलने की आवाज तुरंत सुनी जा सकती थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जिस काली छाया ने उन्हें असहाय छोड़ दिया था, उसे वांग टेंग ने इतनी आसानी से निपटा दिया था। इसके अलावा वह विशाल काली छाया उनकी आंखों के सामने ही गायब हो गई थी। वांग टेंग उसे कहाँ ले गया था? टेंग, तुमने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। एक भीड़ अभी भी अचंभित थी और पूरी तरह से उबर नहीं पाई थी। वे इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वांग टेंग ने कितनी आसानी से इस स्थिति को सुलझा लिया। अगर ये थोड़ा और चुनौतीपूर्ण होता तो शायद उन्हें इतना आश्चर्य नहीं होता। हालांकि जिस तरह से उन्होंने इसे इतनी आसानी से संभाला, उसे स्वीकार करना उनके लिए कठिन था। विशेष रूप से गुआंग यू और उनकी टीम जैसे लोगों ने काली छाया से निपटने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन अंत में उनके पक्ष के 2 लोगों को ही इसके द्वारा नियंत्रित किया गया। इस तीव्र विरोधाभास के कारण उनके चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे और वे कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं का एक समूह, और फिर भी वे एक ब्रह्मांड स्तर के साथी से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। वांग टेंग ने अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली। छाया प्रतिभा 6100/10,000 प्रथम श्रेणी। छाया शक्ति 5300/10,000 प्रथम श्रेणी। बहुत बढ़िया। वांग टेंग बहुत खुश था। ये दोनों गुण फिर से उभर आए। अब वह आशा कर रहा था कि ये काली परछाइयां और अधिक दिखाई देंगी ताकि वह स्थिति का लाभ उठा सके। अपना ध्यान विशेषता बोर्ड से हटाकर वांग टेंग ने आसपास के वातावरण को देखा और गुआंग यू की ओर देखा। गुआंग यू को तुरंत बेचैनी महसूस हुई। जैसी कि उम्मीद थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वरिष्ठ, आइए, क्या हम एक IOU पर हस्ताक्षर करें? वांग टेंग एक बड़ी मुस्कान के साथ आगे बढ़े। उनके हाथ में एक कागज और एक कलम था जो मानो हवा से ही पैदा हुआ हो। गुआंग यू का चेहरा और भी कड़वा हो गया। उसे खून की उल्टी होने लगी, खासकर जब उसने वांग टेंग का चेहरा देखा। उसने चाहा कि वह उसे मुक्का मार सके। वांग टेंग, ज्यादा दूर मत जाओ। हमारे नेता ने अभी अभी तुम्हें बहुत कुछ दिया है। वांग यू की टीम की एक और स्वर्गीय मार्शल योद्धा, जो 20वीं सदी में थी, डांटने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या आप अपने शब्दों से पीछे हटने की योजना बना रहे हैं? वांग टेंग ने एक भान उठाए और स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा को देखते हुए शांति से सवाल किया। तुम स्थिति का फायदा उठा रहे हो? महिला स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा ने व्यंग्य किया। अगर तुम नहीं चाहती हो तो तुम्हें मेरी मदद स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। अब मैंने तुम्हारे लिए काली परछाइयों का ख्याल रखा है। अगर तुम इसी तरह का रवैया जारी रखोगी तो क्या तुम मुझे आसानी से धोखा दे रही हो? वांग टेंग ने ठंडे भाव से कहा। तुम
स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने वांग टेंग के आचरण को देखा। घटनाओं की श्रृंखला के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके सामने ब्रह्मांड मंच पर मौजूद लड़के से निपटना इतना आसान नहीं था, बल्कि उसके लिए यह उनके कुछ वरिष्ठ छात्रों से भी अधिक चुनौतीपूर्ण था। उनकी दुर्जय आध्यात्मिक शक्ति ही किसी भी स्वर्गीय योद्धा को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। उसके पीछे खड़े अन्य स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं का तो कहना ही क्या। इस समय वान डोंग और अन्य लोग भी वहां आ गए और बिना कुछ कहे वांग टेंग के पीछे खड़े हो गए। उनकी उपस्थिति ने एक स्पष्ट दबाव पैदा किया। दूसरी ओर दो स्वर्गीय मार्शल योद्धाओं को खोने के बाद उनकी टीम बहुत कमजोर दिखाई दी। अगर असली लड़ाई होती तो उनके पास जीतने के ज्यादा मौके नहीं होते। रान कियान गुआंग यू ने सख्त चेहरे के साथ अपना हाथ हिलाया ताकि महिला स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा को आगे बोलने से रोका जा सके। वह वांग टेंग के पास गया, कलम और कागज लिया, IOU की शर्तें लिखीं और फिर उसे वांग टेंग को सौंप दिया। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने कहा। क्या तुम और ज्यादा ऊर्जा पत्थर उधार लेना चाहते हो? वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा, फिर खुशी से सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हो। एड्स बाय पब फ्यूचर गुआंग यू। उसने एक गहरी सांस ली और यह कहते हुए चला गया कि वह इस कमीने के बारे में परेशान नहीं होना चाहता। रान कियान ने वांग टेंग को भयंकर नज़र से देखा। सुंदर महिला, अगर आप मुझे इस तरह घूरेंगी तो दूसरे लोग सोचेंगे कि मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, वांग टेंग ने चिढ़ाते हुए कहा। सिर्फ तुम। रान कियान भी पीछे हटने वालों में से नहीं था और उसने पलटकर जवाब दिया। वांग टेंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये दो शब्द तुम यह नहीं कर सकते के समान थे। उसने अपनी आंखें अनियंत्रित रूप से घुमाईं और हंसी। इसे आजमाना चाहते हो? पहले थोड़ा और बड़ा हो जाओ, बच्चे, रान कियान ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ... लानत है, वांग टेंग ने मन ही मन कोसा। जब औरतें अश्लील हो जाती हैं तो कोई रोक नहीं सकता और कोई पुरुष कुछ नहीं कर सकता। वान डोंग और अन्य लोगों को ये बात मनोरंजक लगी, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी दबा ली क्योंकि वे जानते थे कि जोर से हंसना ठीक नहीं होगा। हा। हालांकि राउंड बॉल को खुद को रोकना मुश्किल हो गया और वांग टेंग के मन में हंसी फूट पड़ी। वह काफ़ी समय से वांग टेंग के साथ था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को उसके साथ इस तरह बहस करते हुए और उसे अवाक छोड़ते हुए सुना था। विकृत, वान डोंग की टीम की महिला योद्धाओं में से एक, डोंग लेई ने घृणा से कहा। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? रान कियान ने तुरंत जवाब दिया। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? क्या तुम सच में इसे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो? डोंग लेई ने चुनौती भरे स्वर में कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। और अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? मुझे इसमें मज़ा आता है, रान कियान ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ो और देखो, डोंग लेई ने जवाब दिया। उससे कहो कि वह अपनी पैंट उतार दे। रान कियान ने वांग टेंग की ओर इशारा किया। यदि तुम में हिम्मत है तो उससे ये काम करवाओ। अल्पविराम, वांग टेंग। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? एक पल के लिए तो वांग टेंग अचंभित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसे अपनी पैंट उतारने की नौबत कैसे आ गई? भाड़ में जाओ, ये दो औरतें। वांग टेंग उन्हें पीटना चाहता था। वान डोंग और अन्य लोग अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक पाए और अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करते हुए दूर चले गए। वांग टेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने गिगडुओं की गांड पर लात मारी और चिल्लाया, बस, अगर तुम बकवास करना जारी रखोगे तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा और तुम्हें दूसरों की प्रशंसा के लिए लटका दूंगा। वान डोंग और अन्य लोगों ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा, ये सोचते हुए कि इस आदमी का दिल बहुत बुरा है, लेकिन किसी कारणवश वे थोड़ा उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। गुमराह आदमी, डोंग लेई और रान कियान ने एक ही समय में कहा। वांग टेंग, वो 8%। वह कौन था जिसने सबसे पहले विकृत व्यक्ति की तरह व्यवहार किया? उसे लगा कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया है और वह बहुत निराश था। वांग टेंग की ठंडी और कठोर निगाहों को देखकर रान कियान ने अपना सिर घुमा लिया। यद्यपि वांग टेंग के शब्दों ने उसे क्रोधित कर दिया था, फिर भी उसने उसे और अधिक भड़काने की हिम्मत नहीं की। वांग टेंग, तुमने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। यह आदमी ऐसा कर सकता है? डोंग लेई को थोड़ा अजीब लगा। वह शुरू में वांग टेंग की मदद करना चाहती थी, लेकिन चीजें एक अजीब मोड़ ले चुकी थीं और वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि कुछ गड़बड़ है। कठोर अभिव्यक्ति के साथ वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आसपास के वातावरण को स्कैन किया तथा पहले कुछ व्यक्तियों द्वारा गिराए गए विशेष बुलबुले को एकत्रित किया। तारामंडल धातु बल 43,800 बटा 50,000 ब्रह्मांड चरण 5वां स्तर। तारामंडल लकड़ी बल 26,700 बटा 40,000 ब्रह्मांड चरण 4था स्तर। तारामंडल जल बल 36,500 बटा 40,000 ब्रह्मांड चरण 4था स्तर। नक्षत्र अग्नि बल 2,100 बटा 60,000 ब्रह्मांड चरण 6ठा स्तर।
तारामंडल पृथ्वी बल 32,500 बटा 40,000 ब्रह्मांड चरण चौथा स्तर। अवशोषण के एक दौर के बाद उसकी सभी 5 मूल शक्तियां बढ़ गईं। उसका अग्नि बल समूह भी 5वें स्तर से 6ठे स्तर तक बढ़ गया। निराशा की भावनाएं एक पल में गायब हो गईं और वांग टेंग प्रसन्न हो गया। उसका नक्षत्र अग्नि बल तेजी से आगे बढ़ रहा था। अपनी ताकत में तेजी से वृद्धि की अनुभूति वास्तव में उत्साहवर्धक थी। विष बल नक्षत्र के अलावा वांग टेंग के अग्नि बल नक्षत्र में सबसे तेजी से वृद्धि हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर 5 तत्वों में से अन्य गुण भी बढ़े। वे कम से कम चौथे स्तर पर थे। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं से गुण बुलबुले प्राप्त करना वास्तव में संतोषजनक था। फिर उसके डोमेन में वृद्धि हुई। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के 5 तत्व डोमेन वांग टेंग जितने अच्छे नहीं थे। केवल गुआंग यू के पृथ्वी और धातु डोमेन ही पारगम्य थे। पृथ्वी डोमेन 2600 बटा 6000 छठी रैंक, धातु डोमेन 3100 बटा 6000 छठी रैंक। दोनों क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ, जिससे वांग टेंग की दोनों विषयों की समझ में वृद्धि हुई। हालांकि जिस चीज ने वांग टेंग का ध्यान वास्तव में आकर्षित किया वह था शक्तिशाली टाइटन पाम का विशेषता बुलबुला। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके मन में एक छवि उभरी। मानव प्रतिमा द्वारा धीरे धीरे एक अत्यंत शक्तिशाली हस्तकला तकनीक का प्रदर्शन किया गया। अचानक वह छवि हवा में उछल गई और स्वर्ग से एक सुनहरा ताड़ का निशान उतरा। धमाका! जमीन पर एक बहुत बड़ा ताड़ का निशान दिखाई दिया जो लगभग धरती में धंसा हुआ था। आसमान से देखने पर यह अद्भुत लग रहा था। ये शक्तिशाली टाइटन पाम अद्भुत है। वांग टेंग ने अपनी आंखें खोलीं और आश्चर्यचकित होकर कहा, ये शक्तिशाली टाइटन पाम अद्भुत है। ये हस्तरेखा तकनीक वास्तव में असाधारण थी, जिसमें पृथ्वी और धातु दोनों तत्वों को मिलाकर एक शक्तिशाली युद्ध कौशल का निर्माण किया गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा यह एक शाश्वत चरणीय युद्ध तकनीक थी, जिससे यह एक दुर्लभ उपलब्धि बन गई। युद्ध के दौरान जब गुआंग यू इस तकनीक का जोरदार तरीके से प्रयोग कर रहा था तो उसने 4500 विशेषताओं के अंक गिरा दिए, जो सभी अब वांग टेंग के लिए लाभ थे। माइटी टाइटन पाम अनंत चरण 4500 बटा 5000 आधार, 4500 अंक की विशेषताएं, और यह प्रवीण स्तर तक भी नहीं पहुंच सकता। वांग टेंग ने अपने विशेषताओं के बोर्ड को कुछ आश्चर्य के साथ देखा। ऐसा लग रहा था कि इस हथेली तकनीक में महारत हासिल करना काफी चुनौतीपूर्ण था। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि गुआंग यू से अधिक लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि उसके विशेषता अंक अभी भी अपर्याप्त थे। इस हस्तरेखा तकनीक की विशेषताओं के अतिरिक्त गुआंग यू ने चरम सीमा की शक्ति विशेषता को भी गिरा दिया। गुआंग यू की अल्टिमा की शक्ति पर महारत निस्संदेह वांग टेंग की तुलना में बहुत अधिक थी, जो 10वें स्तर तक पहुंच गई थी। वांग टेंग को बहुत बड़ी बढ़त हासिल हो गई थी। अल्टिमा की ताकत 3100 बटा 10,000 10वां स्तर। वांग टेंग का मन अंतर्दृष्टि से भर गया था, जिसके कारण अल्टिमा की शक्ति के बारे में उनकी समझ 6ठे स्तर से 10वें स्तर तक एक महत्वपूर्ण छलांग लगाने के लिए प्रेरित हुई। बहुत बढ़िया! वांग टेंग की आंखें खुशी से चमक उठीं और वह अपनी खुशी छिपा नहीं सका। रहस्यमय शक्ति के धागे उसकी मुट्ठी के चारों ओर लिपटे हुए थे। उसने कोई अनावश्यक हरकत नहीं की, बस अपनी मुट्ठी कसली और आसपास की जगह दबाव में लग रही थी। अब यदि वांग टेंग शक्तिशाली टाइटन पाम का उपयोग करता है तो इसकी शक्ति गुआंग यू की तुलना में काफी कमजोर नहीं होगी। एकमात्र कमी ये थी कि उसकी शक्ति गुआंग यू जितनी गहरी नहीं थी तथा उसकी दक्षता में कुछ कमी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन वांग टेंग इन दोनों कमियों की भरपाई कर सकते थे। यदि बल पर्याप्त न हो तो वह अपने क्षेत्र का उपयोग कर सकता था। यदि प्रवीणता पर्याप्त नहीं होती तो वह और अधिक विशेषताएं जोड़ देता था। इसके अलावा उसके पास प्राचीन भगवान का शरीर और सच्चा ड्रैगन युद्ध काया थी। इन दो कायाओं के साथ वह स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं के साथ भी आमने सामने प्रतिस्पर्धा कर सकता था। यदि उसका गुआंग यू के साथ टकराव होता तो वह इस शक्तिशाली टाइटन पाम का उपयोग करके देख सकता था कि कौन अधिक शक्तिशाली है। वान डोंग के नेतृत्व वाली टीम, जो काफी नजदीक थी, ने तुरंत कुछ असामान्य बात नोटिस की और चेहरे पर आश्चर्य दर्शाते हुए वांग टेंग की ओर नजर घुमाई। क्या उन्हें कोई सफलता प्राप्त हुई? वे यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके कि इस छोटी सी अवधि में वांग टेंग काफी मजबूत हो गया था। उनकी प्रतिभा असाधारण से भी बढ़कर थी। सदस्यों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर अलग अलग भाव थे और वे आश्चर्य से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। इसके पीछे एक कारण था कि वह इतना शक्तिशाली था, भले ही वह केवल ब्रह्मांड स्तर पर ही था। जब वे अभी भी अचंभित थे तब तक उन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? यह अतुलनीय था। ठीक है सब लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। वांग टेंग ने आध्यात्मिक भूल भुलैया को दूर करने के लिए अपना हाथ लहराया और शांति से बोला। टीम ने चारों ओर देखा और पाया कि सब कुछ अपनी मूल स्थिति में लौट आया था। प्राचीन वास्तुशिल्प परिसर अभी भी वैसा ही था, लेकिन उसमें उम्र और अनदेखे खतरों का एहसास था।
वे एक दिव्य आत्मा गुरु की असाधारण क्षमताओं की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। वे थोड़े ईर्ष्यालु थे। दिव्य आत्मा गुरु ब्रह्मांड में भी दुर्लभ थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वांग टेंग अपनी उल्लेखनीय मार्शल प्रतिभा के साथ इतनी मजबूत आध्यात्मिक क्षमता भी रखता होगा। वांग टेंग आगे बढ़ता रहा। दूसरों के विपरीत, जिन्हें अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, उसके पास पहले से ही बहुत अच्छी फसल थी। उसके अच्छे भाग्य ने उसे बहुत उत्साहित कर दिया था और वह प्राचीन वास्तुशिल्प परिसर का पता लगाने के लिए उत्सुक था। दूसरी ओर, वान डोंग की टीम कुछ हद तक निराश दिख रही थी। वांग टेंग ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया था और वे जानते थे कि उसके चंगुल से बचना मुश्किल है। गुआंग यू और उसकी टीम भी पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। इस बार वे आगे नहीं बढ़े। उन्होंने अपनी दूरी बनाए रखी, क्योंकि उन्हें डर था कि वांग टेंग फिर से जाल बिछा सकता है।